एंड वेलकम टू लर्निंग मीडिया। और आज के इस वीडियो में हम BECC 133 इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 10 को पढ़ेंगे। यूनिट 10 है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें एंड डू रिमेंबर टू शेयर इट। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि आप लोग जो है सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। चैनल आपको पसंद आ रहा है, अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूँ तो फिर ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है। अगर आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करते हो तो इससे क्या हमें एक मोटिवेशन मिलती है और हम नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए जो है आपके लिए रेडी रहते हैं, है कि नहीं। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो इंडिया है, इंडिया में अगर किसी भी पर्सन को अगर पैसे की ज़रूरत होती है या अपना पैसा वो सेफली चाहता है तो वो क्या अपना पैसा बैंक में देता है ना। अभी बैंक क्या करती है, उससे हमें इंटरेस्ट देती है, तो फिर हम लोग क्या है इसी तरह से मनी का जो सर्कुलेशन है उसे कंटिन्यू रखते हैं, है ना। तो दोस्तों जो बैंक होती है वो भी किसी पे डिपेंड होती है, किसी की गाइडलाइंस को वो फॉलो करती है ना। और वो है हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो है बैंकर्स बैंक बोला जाता है या सेंट्रल बैंक या एपेक्स बैंक ऑफ कंट्री बोला जाता है। इसका काम होता है ये बैंक को जो है मॉनिटर करती है कि नहीं। और बैंक हमारे पैसे को मॉनिटर कर दिया। तो कुल मिला के जो सर्कुलेशन है हमारे जो इंडियन इकोनॉमी में, उसमें कहीं ना कहीं ये हमारा जो आरबीआई है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों, है कि नहीं। तो आरबीआई कुछ काफ़ी फंक्शंस जो है परफॉर्म करती है। अभी वो कौन कौन सी है उसे हम देखते हैं। सबसे पहले है फॉर्मुलेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में मैं बाद में भी समझाऊंगा, पर मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं कि मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसके तहत आरबीआई दूसरे बैंकों को जो है रेगुलेट करती है। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ द बैंकिंग एंड द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जितने भी बैंक होते हैं और जितने भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, इन सब को जो है ये रेगुलेट करती है और इन्हें सुपरवाइज करती है। ठीक है। तीसरा है रेगुलेशन ऑफ मनी, फॉरेन एक्सचेंज एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है। तो क्या है, जो मनी हमारे जो इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रही है उसको ये रेगुलेट करता है, फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करता है, डॉलर और इंडिया का जो प्राइस में जो डिफरेंस है उसको रेगुलेट करता है, और गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ होती हैं दोस्तों उसको भी ये रेगुलेट करता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा डेब्ट एंड कैश मैनेजमेंट फॉर सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अभी ये जो है बैंकर्स का बैंक तो है ही, साथ में जो हमारी जो गवर्नमेंट है जो रूल कर रही है इस टाइम पे, उसको जो है बैंकिंग के एडवाइजरीज वगैरह भी यही इशू करती है। बैंक को जो है ये एक मतलब बैंक प्रोवाइड करती है उन लोगों को। उसमें जो अकाउंट्स होते हैं वो जनरली इनके आरबीआई में होती है, जो कि सेंट्रली जो है गवर्न की जाती है। ठीक है दोस्तों। फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए डेब्ट एंड कैश मैनेजमेंट का जो है काम करती है। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसको जो है मैनेज करती है, मैनेजमेंट करने का काम करती है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का करंट एंड कैपिटल अकाउंट मैनेजमेंट को ये जो है रेगुलेट करती है। बैंकर्स टू बैंक है, मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि जो बैंक होते हैं बैंक का भी ये बैंक है। ठीक है, यहीं से अगर इन्हें जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह करनी होती है, रेगुलेटरीज जो एडवाइजरीज होती हैं वो यहीं से, गाइडलाइंस वगैरह जो हैं यहीं से इशूज़ होती हैं। ठीक है। उसके बाद बैंकर होता है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनके लिए बैंक का काम करती है। ठीक है। नाइन्थ पॉइंट हमारा मॉनिटरिंग द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। जितना भी पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम है इन्हें ये मॉनिटर करती है। करेंसी के मैनेजमेंट में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, डेवलपमेंट रोल प्ले करती है, और अंडरटेकिंग रिसर्च एंड कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जितने भी हमारे जो देश की इकोनॉमी की जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो रिसर्च होती हैं, वो सारा परफॉर्म करने का काम करती हैं हमारी आरबीआई। ठीक है दोस्तों। तो फिर ये कैसे ये काम करती हैं, इस चीज़ को हम जो है आगे के सेक्शंस में देखेंगे। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हम इसमें पढ़ते हैं दोस्तों। दो चीज़ें मैं आपको बता दूं, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक टारगेट होता है। यहाँ पे साफ साफ इन्होंने बताया है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड द टारगेट्स। ऑब्जेक्टिव क्या होता है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव मतलब ये वो पॉलिसी वेरिएबल्स हैं जिस पे ये टारगेट सेट करती हैं। कि मतलब देखो, ऑब्जेक्टिव
ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इंडिकेट द डायरेक्शन इन विच द पॉलिसी वेरिएबल शुड बी एम। मतलब ये क्या है, एक डायरेक्शन को इंडिकेट करती है कि किस तरह से इस चीज़ को किया जा सकता है। जैसे किस तरह से, मतलब किसी चीज़ को अगर हमें करना है तो उसकी जो स्ट्रैटेजी वो क्या होनी चाहिए, उस चीज़ को ये बताती है। जैसे हमें रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन, अचीविंग फुल एम्प्लॉयमेंट, रियलाइजिंग हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, और टारगेट्स एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़ वगैरह जो है वो, इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। और जो टारगेट्स होती हैं दोस्तों, ये क्या है, किसी चीज़ को कम करने के लिए या फिर किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए हमारा जो एक मेन मोटिव होता है उसे हम बोलते हैं टारगेट। ठीक है, तो देखो टारगेट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कौन कौन सी हैं। दे आर वेरिएबली टारगेटेड सच एज द मनी सप्लाई। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया बैंक क्रेडिट हो गया, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स थ्रू द इंस्ट्रूमेंटल ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, ये चीज़ें आती हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, अभी एक सेंट्रल बैंक के पास एक सिंगल ऑब्जेक्टिव भी हो सकती है या फिर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव भी हो सकती है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें अभी देखो कुछ कुछ मेन जो आइडियाज़ हैं, जो जो मेन मेन ऑब्जेक्टिव हैं जो हमारे इंडिया की जो आरबीआई फॉलो करती है, वो है एक तो हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, हमारे इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो तेज़ी से बढ़नी चाहिए, ये हमारा जो है आरबीआई का एक मोटिव रहता है। ठीक है, इससे क्या होता है, जितनी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी उससे क्या होता है, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो पीपल की है वो उस चीज़ में जो है बढ़ोतरी होती है। ठीक है, सेकंड है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। दोस्तों हम देखते हैं काफ़ी बार न्यूज़ में आती है ना कि एम्प्लॉयमेंट्स जो हैं हमारे इंडिया में काफ़ी कम है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बुरी तरह से जो है बढ़ रही है। इससे कि हमारी जो यूथ होती है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि या तो इतनी ग्रेजुएशन या फिर इतनी स्टडीज़ करने के बाद वो, या फिर मतलब हम रिसोर्स को अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं ना। अगर बंदा हमारा पढ़ा लिखा है हम उसे जो है बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं, पर वहाँ पे क्या है, बंदा बेरोज़गार बैठा हुआ है, वो अपने स्किल्स को शो नहीं कर पा रहा है किसी फील्ड में, है कि नहीं। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जिसे आरबीआई कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश करती है कि नहीं। तो क्या हम ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपरली इस तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थर्ड होता है हमारा प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी जो है पॉइंट हमारा, प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि जो प्राइस है उसको ये स्टैग्नेंट रखें। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब होता है जो इन्फ्लेशन हो रही है वो क्या एक मॉडरेट लेवल पे हो। ऐसा ना हो कि गरीब जो बंदा है उसको इतनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं और जो अमीर है वो और अमीर हो गया है कि नहीं, या फिर अमीर को बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है क्योंकि इन्फ्लेशन कितनी भी हो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो गरीब बंदा है उसको जो है प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है, इन सब चीज़ों को जो है प्राइस स्टेबिलिटी कहा जाता है, मतलब इन्फ्लेशन हो पर एक मॉडरेट लेवल पे हो। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं प्राइस की स्टेबिलिटी, ये भी मेंटेन करने का काम करता है आरबीआई। फोर्थ है हमारा एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी का मतलब है कि एक जो हमारा रुपीज़ और जो डॉलर है, डॉलर के बीच के जो डिफरेंस है ये इतनी तेज़ी से ना बढ़े, बढ़े पर एक ये मॉडरेट लेवल पे बढ़े, है कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आज $1 हमारे 70 रुपये के बराबर है, 2 दिन बाद हम सुने $1 हमारा 170 के बराबर हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब पे ये डिपेंड करती है दोस्तों, क्योंकि इसे मैंने पिछले सेक्शंस में भी बताए थे। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो पुराने वीडियोस आप ज़रूर देखें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे एक्सचेंज रेट जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट और जो काफ़ी एक्सटर्नल सेक्टर्स वगैरह को जो है रेगुलेट करती है। ठीक है दोस्तों, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों साइड से। तो ये हैं हमारे क्वेश्चंस, वेरियस ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इसको एक बार देख लेना। अगर किसी तरह की डाउट आ रही है कमेंट सेक्शन में पक्का पूछना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन है 10.3 इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो दोस्तों हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो इंस्ट्रूमेंट ये क्या क्या हैं ये एक बार देख लो आप। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो होती हैं ये दोस्तों दो तरह से होती है, या तो ये क्वालिटेटिव होती है या तो ये क्वांटिटेटिव होती है। ठीक है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को हम सबसे पहले देखते हैं। दोस्तों जो मॉनेटरी पॉलिसी जो हमारी आरबीआई दूसरे बैंक को रेगुलेट करने के लिए यूज़ करती है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट अभी कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहला होता है रेपो रेट। रेपो रेट आपने सुना होगा न्यूज़ में कि ये मार्केट की रेपो रेट अभी बढ़ गई है या फिर कम हो गई है, तो ये क्या है, हमारी इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा जो है बता दिए कि इकोनॉमी की कंडीशन इस टाइम पे कैसी है। इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए ही रेपो रेट के जो प्राइसेस होते हैं, जो परसेंटेज होते हैं, उनको जो है हम रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो जो रेपो रेट होती है दोस्तों, ये होता क्या है, रेपो रेट वो रेट होती है जिससे आरबीआई दूसरे बैंकों को जो है लोन प्रोवाइड करती है।
ठीक है, जैसा अभी एसबीआई है, एसबीआई को अगर लोन की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आरबीआई से कलेक्ट करेगी, तो बदले में जो इंटरेस्ट रेट एसबीआई आरबीआई को प्रोवाइड करेगी उसी को हम बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, पर ये शॉर्ट टर्म के लिए लोन होता है। ठीक है, सेम चीज़ अगर जैसे मान लो कि आरबीआई को अगर जैसा मान लो कि लोन की ज़रूरत पड़ी और इसने अप्रोच की हमारे एसबीआई को, है कि नहीं, तो एसबीआई को जो आरबीआई लोन के बदले जो इंटरेस्ट देगी उसे हम बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, पर ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों बैंक रेट। अभी बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट भी सिमिलर चीज़ होती है, कोई खास ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। देखो दोस्तों, अगर जैसे मान लो आरबीआई किसी भी बैंक को पेमेंट देती है, जैसे लोन दे रही है एसबीआई को, तो एसबीआई जो है आरबीआई को जो इंटरेस्ट रेट देगा, पर ये लॉन्ग टर्म के लिए देगा, तो उसे हम बोलेंगे बैंक रेट। पर यही चीज़ अगर एसबीआई आरबीआई को पैसे देती है और बदले में आरबीआई एसबीआई को जो इंटरेस्ट रेट देगा उसे हम बोलेंगे रिवर्स बैंक रेट। ठीक है, रिवर्स बैंक रेट। और इसकी जो परसेंटेज होती है ये एक तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और हमेशा दोस्तों याद रखना, अगर आरबीआई एसबीआई को पैसे देती है तो इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है ये थोड़ा ज़्यादा होता है, जबकि एसबीआई जो आरबीआई को सॉरी जो आरबीआई एसबीआई को जो पैसा देती है या फिर दूसरे किसी बैंक को देती है वो कंपैरेटिवली कम होता है। ठीक है दोस्तों। थर्ड है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है दोस्तों? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है इतने सारे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में से। देखो इसे समझ लो, जैसा मान लो कि गवर्नमेंट को अगर हमारे पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट अपने कुछ सिक्योरिटीज़ होंगे, ठीक है, जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको बेचती है। ठीक है, जब सिक्योरिटी को बेचती है तो गवर्नमेंट के पास क्या होता है? पैसा आ जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाता है। सिमिलरली जब गवर्नमेंट क्या करती है, जब गवर्नमेंट को पैसा मार्केट में लेके आना होता है, ठीक है, तो फिर इस तरह से रुपीज़ लेती है, और जब मार्केट से पैसे को कम करना होता है तो फिर ये क्या करती है? सिक्योरिटीज़ अपनी वापस लेती है और बदले में पैसा दे देती है। ठीक है, इसे बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से रिलेटेड होता है। डी है हमारा कैश रिजर्व रेशियो। अभी दोस्तों जब क्या होता है कि कोई भी एक बैंक है, जैसे मैं एसबीआई का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ एज अ कॉमन, तो एसबीआई के पास एसबीआई हो गया, बाकी जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक्स हो गए दोस्तों, इनको जब क्या होता है एक इनकी कंडीशंस होती है आरबीआई द्वारा कि ये आरबीआई के पास कुछ पैसा रखते हैं, रिजर्व पैसा रखते हैं। ठीक है, ये रिजर्व पैसा जो होता है एक कैश के फॉर्म में होता है। ठीक है, कुछ पैसा जो है इन्हें रिजर्व में रखना पड़ता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, ये फिर कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है, तो ये सिचुएशन के ऊपर होती है। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से हमारा इकोनॉमिक कंडीशन परफॉर्म करता है, ये आरबीआई क्या करती है? दूसरे बैंकों पे कैश रिजर्व रेशियो को कम या बढ़ा सकती है। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अभी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? जैसे कैश रिजर्व रेशियो बैंक रखती है आरबीआई के पास, सिमिलरली क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मतलब कुछ प्रोपोर्शन जो पैसा होता है वो आरबीआई के पास रखना होता है, पर ये क्या है? लिक्विडिटी फॉर्म पे होता है। ठीक है, ये कैश के फॉर्म में हो सकता है, या फिर ये किसी भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, या फिर एक लिक्विड फॉर्म में हो सकता है जिसे आप कभी भी जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, कभी विड्रॉ कर सकते हो, कभी ट्रांसफ़र कर सकते हो, इस तरह से होता है। ठीक है, तो एक प्रोपोर्शन जो है मेंटेन की जाती है। तो एसएलआर रेट अभी इंडिया में कितनी है? 18.75% है। ठीक है, हावेवर सीआरआर इज़ मोर एक्टिवली यूज्ड बाय द आरबीआई टू मैनेज द लिक्विडिटी। सीआरआर को लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है एसएलआर के मुकाबले। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो दोस्तों क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट अलग चीज़ होती है। ठीक है, ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ मनी को चेंज नहीं करता है, पर ये क्या है? एक मतलब तरीका होता है कि किसी भी कहीं एक पर्टिकुलर सेक्टर से या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया से जो है कम करने का एक तरीका है। ठीक है, कि कैश को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए उस चीज़ को ये कंट्रोल कर देती है। तो ऑटोमेटिक जो है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे मॉनेटरी पॉलिसी में।
तो पहला है हमारा सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अब ये सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर कोई भी एक इंडस्ट्री है या फिर फूड ग्रेन हो गया या फिर किसी भी तरह से कोई भी एक इंडस्ट्री है या फिर कोई एक स्पेशलाइज्ड सेल है, जिसमें क्या है कि गवर्नमेंट क्या करती है, एक प्रायोरिटी बना देती है, समझ रहे हो ना, जिसकी वजह से क्या होता है कि किसी एक कमोडिटी का प्राइस ज़्यादा राइज करता है, किसी एक कमोडिटी का प्राइस बहुत ही कम राइज करेगा, है कि नहीं। तो जहाँ पे बहुत ही कम राइज करेगा वहाँ डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, अगर डिमांड बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक तो फिर क्या है, उस सेक्टर में जो है ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा कंपैरेटिवली दूसरे सेक्टर के। ठीक है, इसे बोलते हैं सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सेकंड होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब ये मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे मान लो कि आपको लोन की ज़रूरत पड़ गई है, आपको एक बढ़िया सा घर बनाना है, आप क्या करोगे, बैंक के पास जाओगे, ठीक है, और आपको जो है बैंक क्या करेगी, आपको जितना पैसा चाहिए होता है, ठीक है, उतना पूरा नहीं देती है, वो 80 to 85% ही आपको पैसा देगी, बाकी जो 15% होता है ना, वो आपको खुद ही लोन जो है अपने आप को फाइनेंस करना होता है। ठीक है, तो ये जो मार्जिन रखती है ना 15% वाला, ये तरीका होता है, इसको आरबीआई बढ़ा सकती है, कम कर सकती है। ठीक है, तो हायर मार्जिन लोन में जब हो जाता है ना, तो ये बोरोइंग को डिस्करेज कर देती है, समझ रहे हो ना। तो मार्जिन ऑटोमेटिक जो है बढ़ा देगी, अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट सरकार को कम करनी होगी या बैंक को कम करनी होगी, है ना। अगर इसको कम कर देगी, अगर सरकार चाहती है कि पब्लिक ज़्यादा लोन ले, है कि नहीं, तो मार्जिन को कम कर देगी। अगर मार्जिन बढ़ा देती है तो सरकार चाहती नहीं है या बैंक चाहता नहीं है कि आप ज़्यादा लोन लो, तो फिर ऑटोमेटिक जो है मार्जिन को बढ़ा देता है। तो उससे क्या है, लोग ऑटोमेटिक लोन लेना कम कर देते हैं कि नहीं। तो ये एक तरीके होते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी को क्वालिटेटिवली कैसे कंट्रोल किया जाए, है ना। उसके बाद हमारा सी सेक्टर है क्रेडिट रैशनिंग। इसमें क्या होता है, इन ऑर्डर टू रेस्ट्रिक्ट द क्रेडिट टू सर्टेन सेक्टर, किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर में अगर क्रेडिट को रेस्ट्रिक्ट करना है ना, तो फिर उस सेक्टर में जो है अमाउंट जो है कम लैंड करती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, देखो, इसमें थ्रू द रैशनिंग ऑफ द क्रेडिट द सेंट्रल बैंक कैन परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। सबसे पहले तो इट कैन डिक्लाइन द लोन टू ए पर्टिकुलर, अगर जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी है, उसको कम या फिर पर्टिकुलर इंडस्ट्री पर्टिकुलर सेक्टर है, वहाँ पे क्या ऑटोमेटिक लोन कम कर देगी, है कि नहीं। तो फिर क्या होगा कि वहाँ पे डेवलपमेंट कम होगा, है कि नहीं। या फिर ये क्या कर सकती है, कमर्शियल बैंक को अपने आप को अपना परसेंटेज जो है इंक्रीज करने के लिए बोल देती है। ठीक है, कि भाई इस एरिया में जो है आपको लोन का परसेंटेज बढ़ाना, ऑटोमेटिक लोन की कमी हो जाएगी, लोन लोग कम लेंगे, है कि नहीं। तो ये भी एक तरीका होता है। डी सेक्शन है हमारा मोरल सुएशन। इसमें क्या करती है, सेंट्रल बैंक दूसरे बैंकों को जो है पॉलिसी के साथ चलने के लिए बोलती है, थ्रू डिस्कशन, लेटर हो गया, स्पीच हो गई, ये सब दूसरे बैंकों को भेजती है, और उसमें बोलती है कि कैसे क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली जो है कंट्रोल करना है, लार्जर फ्रैक्शन जो है गवर्नमेंट के साथ रखनी है, सिक्योरिटीज़ के साथ, है ना। और फिर इसमें क्या है, इट कैन ऑल्सो डिस्करेज द बैंक फ्रॉम बोरोइंग एक्सेसिवली ड्यूरिंग द इन्फ्लेशनरी पीरियड। जब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा होता है ना, उस टाइम पे क्या है, बैंक को डिस्करेज कर दिया जाता है कि भाई तुम्हें अभी बोरोइंग्स नहीं करनी है ना, लोन वोन नहीं देना है, लेना है कि नहीं। तो इस तरह से जो है मोरल सुएशन काम करता है, सॉरी। उसके बाद ई है हमारा डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन में क्या होता है कि बैंक्स जो हैं ऑटोमेटिक दूसरे को जो आरबीआई है दूसरे बैंकों को ऑटोमेटिकली जो है रेगुलेट करती है। अगर ये सारे चीज़ें काम नहीं करते हैं या फिर बैंक अच्छे से अपना फंक्शन नहीं कर रही हैं, तो जो है डायरेक्ट गाइडलाइंस को या फिर जो जो फ्रेमवर्क जो आरबीआई ने बना रखे, अगर उसका उल्लंघन होता है ना, तो फिर आरबीआई क्या करती है, उस पर डायरेक्ट एक्शन किसी भी बैंक पे ले सकती है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक सिर्फ एक नहीं, बाकी एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करती है, एक सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉलो करती है ना। और मॉनेटरी पॉलिसी के जो डिफरेंट टूल्स हैं, इन्हें इकट्ठे यूज़ करती है, जैसे बैंक रेट हो गए, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, इन सबको इकट्ठा जो है एक साथ यूज़ करेगी। जिसकी जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से वो आगे चलती है। ठीक है, उसके बाद हमारा 10.4 सेक्टर है, 10.4 है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। तो इसमें हमने अभी जस्ट सब कुछ डिस्कस किया था कि कैसे क्वालिटेटिव अप्रोच में क्या क्या आते हैं, क्वांटिटेटिव अप्रोच में क्या आते हैं। तो इस वाले सेक्शन को आप एक बार पढ़ना,
अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बिल्कुल पूछ सकते हो। तो इसमें क्या है, कौन कौन से कैसे कैसे 1991 के बाद कौन कौन से जो रेपो रेट्स में चेंजेस हुई, जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ में आरबीआई ने चेंजेस किए, उसी के बारे में दिया हुआ है। तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा अगर आप इसे पढ़ते हो तो। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो मैं वही कहूँगा, कमेंट सेक्शन में वो कीजिए। और दोस्तों, लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, इसी से जो है हमें मोटिवेशन मिलती है। बीच बीच में कुछ चैप्टर्स छूटे हैं, मैं उन्हें भी कवर करूँगा, तो उसके बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये BECC 133 जैसे कंप्लीट हो जाएगा, मैं कोशिश करूँगा BECC 134 पे स्टेप बैक करने के लिए, या फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ शुरू करूँगा। प्रोबेबली पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, या फिर हमारा जो साइड के कुछ एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्सेज वगैरह होंगे, मैं उसे कवर करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।